गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आज आरआरबी एनटीपीसी का सेकेंड सेट करने जा रहे हैं जो 18 फरवरी 2011 का पूछा गया है। पिछला वीडियो में हमने 11 फरवरी 2011 का पूछा गया जो भी क्वेश्चन था उसका मैथ वाला सॉल्यूशन हमने कवर किया था। आज देखते हैं 18 फरवरी का मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 मतलब मैथ का पहला क्वेश्चन बोल रहा है। इसमें टोटल 35 क्वेश्चन मैथ का पूछा गया है। देखिए 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आते हुए किसी व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो गाड़ी की चाल बताइए। रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है आपसे। तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। एक फार्मूला आपको ये पता होगा, प्रॉब्लम बेस्ड इमेज में मात्र एक ही फार्मूला का आपको यूज करना है। और इसमें दूरी के लिए जिक्र किया जाता है कि जब कोई ट्रेन किसी खंभा को या किसी सिग्नल को या किसी व्यक्ति को पार करे तो उस खंभा की या व्यक्ति की या सिग्नल की लंबाई को शून्य मानते हैं, मतलब सिर्फ ट्रेन की लंबाई को माना जाता है। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट ध्यान रखना है कि कोई ट्रेन किसी पुल को या दूसरे ट्रेन को या किसी सुरंग को पार करे तो ट्रेन की लंबाई और साथ में उस सुरंग की लंबाई या दूसरे ट्रेन की लंबाई या पुल की लंबाई का योगफल होता है, कुल लंबाई मतलब दूरी। अब चाल के बारे में बात किया जाता है, सापेक्षिक चाल मतलब जब दो वस्तु एक विपरीत दिशा में चल रही है, पहला की चाल v1 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरा की चाल v2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इस स्थिति में सापेक्षिक चाल क्या होगा, v1 प्लस v2। और जब दोनों सेम ही डायरेक्शन में रहेगा, v1 किलोमीटर प्रति घंटा से और दूसरा भी सेम डायरेक्शन में है v2 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो यहाँ सापेक्षिक चाल v1 माइनस v2। मान लिया कि v1 बड़ा है v2 से, तो मतलब सेम डायरेक्शन में सापेक्षिक चाल घटता है और अपोजिट डायरेक्शन में सापेक्षिक चाल जुटता है। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 मीटर लंबी एक रेल है। ये रेल है जो 100 मीटर लंबी है। 100 मीटर लंबी रेल है जो कितना का स्पीड से जा रही है, यही आपसे पूछ रहा है। मान लीजिए कि x किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। यह जो रेल है अपने विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा से आते हुए व्यक्ति को पार करती है 6 सेकंड में। मतलब ट्रेन इस तरफ जा रही है तो इसका विपरीत दिशा इस तरफ होगा, मतलब ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, ये क्या है, ट्रेन है। तो ये जो व्यक्ति है ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रेन की तरफ आ रही है। तो ट्रेन है जो उस व्यक्ति को कितना सेकंड में पार कर जाती है, 6 सेकंड में। 6 सेकंड में है जो ट्रेन उस व्यक्ति को पार कर जाती है। तो यहाँ पर हमने ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की जो चाल है उसको x किलोमीटर प्रति घंटा माना और व्यक्ति की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पर से सापेक्षिक चाल जो होगा, सापेक्षिक चाल आप बता सकते हैं। देखिए दोनों किस डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में सापेक्षिक चाल क्या होता है, जुड़ता है। तो क्या हो जाएगा सापेक्षिक चाल, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा सापेक्षिक चाल। और यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगा, दूरी मतलब जब कोई रेल किसी व्यक्ति को पार करती है तो उस व्यक्ति की लंबाई को 0 मीटर मतलब नगण्य मानते हैं। तो देखिए कुल लंबाई क्या हो जाएगी, 100 प्लस 0 इतना मीटर। इसको हम डायरेक्ट 100 मीटर भी लिख सकते हैं, ये कंसेप्ट है। लेकिन बनाने वक्त इतना माइंड में ही कैलकुलेशन करेंगे, ऑटोमेटिक समझना है। तो बनाना आपको सिर्फ इतना है, एक ही फार्मूला से कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, आपको पता है। तो कितना मतलब ट्रेन है जो व्यक्ति को कितना सेकंड में पार कर जाती है, 6 सेकंड में। तो 6 लिखेंगे समय के सामने और दूरी, तो दूरी टोटल कितना हो गया, ट्रेन है जो किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो ट्रेन की सिर्फ अपनी लंबाई होगी, मतलब ट्रेन की लंबाई 100 मीटर आपको दिया गया है। और देखिए यहाँ पर चाल लिखना है, तो चाल यहाँ सापेक्षिक चाल हो रही है, क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों का चाल जुटेगा। ट्रेन की चाल को हमने x मान लिया था और व्यक्ति को 5 दिया गया है, तो x प्लस 5 हो जाएगा। ये है किलोमीटर प्रति घंटा में। देखिए लेकिन इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, कितना से गुना करके, 5 बटा 18 से, ये मीटर प्रति सेकंड में हो गया क्योंकि ऊपर मीटर में है, इसे भी मीटर में बदलना होगा। ये सेकंड में है, आपको पता है समय। अब इसे हल करना आपके हाथ में है। 18 को ऊपर हम भेज सकते हैं, मतलब 6 बराबर 100 गुना, ये क्या हो जाएगा, 18 ऊपर जाएगा गुना 18 और नीचे क्या हो जाएगा, ये आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 × x + 5। अब इसे हल कीजिए, देखिए
छोतिया 18 और ये b पचे 100। x प्लस 5 गुना 1, यहाँ पर 1 है तो x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा, ये 20 गुना 3 60, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस 5 यानी कि 55। यानी कि ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की जो स्पीड थी कितना थी, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। जो ऑप्शन नंबर कितना दिया गया है, ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका बी। ये आपको पूरा बेसिक से हमने बताया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन कर देते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। ए को 20 से 30% अधिक अंक मिले, ए को 20 से 30% अधिक अंक मिले, इस प्रकार डायग्राम से दिखा सकते हैं। 30% अधिक अंक मिले मतलब अगर जो बी को 100 मिला है अंक तो ए को कितना मिलेगा 130 अंक। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि बी ए से कितना परसेंट अंक कम प्राप्त करता है। बी है जो ए से कितना कम अंक अधिक प्राप्त कर रहा है, कितना परसेंट कम जो पूछ रहा है। तो बी कितना कम है, 30 कम है किससे, ए से। तो 30 बटा 130 गुना 100 करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 3 गुना 100 मतलब 300 बटा 13। अब इसे हल कीजिए, इतना परसेंट में हो जाएगा तो 13 दूनी 26, फिर 4 और 0 तो 33 39, 1 शेष बचेगा तो 1 बटा 13 मतलब 23.1/13% आपका कमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना है ये, ऑप्शन नंबर ये भी बी है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 42 था, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 43। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रेशियो वाला क्वेश्चन है। एक नक्शा 4 मिलीमीटर प्रति 4 mm दिया है, प्रति 16 किलोमीटर के पैमाने पर बना है। दो स्थानों नक्शा में 7.2 मिमी की दूरी पर दिखाए गए हैं, तो वे आपस में कितने दूरी पर है। मतलब इसे आप रेशियो में से लिख सकते हैं। देखिए 4 mm दिखाता है नक्शा में, तो एक्चुअल जमीन पर कितना डिस्टेंस दिखा रहा है, मानचित्र में 4 mm को जमीन पर 16 किलोमीटर दिखा रहा है। कितना जमीन पर दिखा रहा है 16 किलोमीटर। तो इसी प्रकार आपको पूछ रहा है कि 7.2 mm नक्शा पर कितना 7.2 mm, तो जमीन पर कितना किलोमीटर होगा, मान लीजिए कि x किलोमीटर होगा। यही आपका प्रश्न है। इसे आप जैसे चाहे बना सकते हैं। तो रेशियो में कैसे करते हैं, नजदीक गुना नजदीक, दूर गुना दूर करते हैं, ये आपको पता होगा। ये आपको आना चाहिए। मतलब जमीन पर 7.2 mm, यहाँ पर भी mm आप लिख सकते हैं। मानचित्र पर इतना mm है तो जमीन पर कितना किलोमीटर होगा जो आपसे पूछ रहा है। जमीन पर हमने मान लिया कि x किलोमीटर है। आपको ये पता होगा कि रेशियो में नजदीक से नजदीक गुना करते हैं और दूर से दूर गुना करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 16 गुना 7.2 बराबर ये 4 गुना x। अब इसे हल कीजिए, 4 चौके 16, तो x का मान कितना चला आएगा 28.8। ये इतना किलोमीटर हो गया 28.8 किलोमीटर। इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं कि 4 बटा क्या लिखेंगे, 4 mm है जो नक्शा पर, ऊपर मतलब हमने लिखा नक्शा वाला और नीचे लिखा हमने जमीन वाला। मतलब ऊपर जो लेंथ लिख रहे हैं हम नक्शा में कितना है जो लंबाई, और नीचे लिख रहे हैं क्या जो जमीन पर एक्चुअल लेंथ होता है जो, मतलब नक्शा पर 4 mm है तो जमीन पर कितना है। या इसे ऐसे बना सकते हैं दूसरा तरीका से, जमीन पर कितना है, प्रश्न में दिया है 16 किलोमीटर। उसी प्रकार से मतलब इतना बराबर आपको क्या समझना है, कांस्टेंट। उसी प्रकार से देखिए आपको दिया गया है कि अगर जो जमीन पर लंबाई कितना होगा x किलोमीटर हमने मान लिया, यदि नक्शा पर कितना दिया गया है 7.2 mm। इसे आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, आपको समझना होगा। जैसे चाहे बना सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी, या ऐसे भी कि 4 चौके 16 हो गया, फिर 4 गुना 7.2 करेंगे तो 28.8 आ जाएगा। मतलब ये सिंपल क्वेश्चन है रेशियो से। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे आप मौखिक ही बना सकते हैं, इसमें कुछ नहीं रखा है। हालांकि रीजनिंग का हम सॉल्यूशन नहीं करते हैं, फिर भी बता देते हैं क्वेश्चन। एक की माँ की बहन, माँ की बहन मतलब क्या हुआ, एक की माँ की बहन के बेटे की बहन एक ही कौन होगी। ऑप्शन दिया गया है मौसेरी बहन, मौसेरा भाई, भतीजी, मौसी, ये ऑप्शन दिया है। तो देखिए खुद अपने आप पर लेकर बनाना होता है, आपको पता होगा। तो समझ लिया कि हम ए हैं, तो एक की माँ मतलब मेरी माँ, फिर बोल रहा है की बहन मतलब मेरी माँ की बहन क्या होगी, मेरी मौसी होगी। उसके बाद
बहन के बेटे, मतलब मेरी मौसी के बेटे, तो मेरा मौसेरा भाई हुआ। उसके बाद बेटे की बहन, मतलब मेरी मौसेरी बहन हुई। उसके बाद बोल रहा है ए की कौन होगी, तो मौसेरी बहन होगी। आप इसे मौखिक बना सकते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 दिया है, यदि 5 स्वरों ए ई आई ओ यू को क्रमशः प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं को मान दिया गया है तो संख्या का कुल मान कितना होगा। 5 स्वर है क्वेश्चन नंबर 45 में। देखिए 5 स्वर कौन होता है, ए ई आई ओ यू, ये आपके प्रश्न में दिया है। ये क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, प्रथम 5, तो पहला अभाज्य संख्या 2 होता है, फिर 3, 5, 7 और 11। इसका योगफल पूछ रहा है, तो योगफल कितना हो जाएगा, आप जोड़ सकते हैं, 3 2 5 5 10 7 17, 17 11 कितना हो जाएगा, 28। तो योगफल कितना हो जाएगा, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का 28, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर डी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है, राम एक वस्तु को 9000 रुपया में क्रयमूल्य की 1/4 हानि उठाकर बेचता है। मतलब कोई वस्तु है जिसको राम 9000 रुपया में बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस आपके प्रश्न में दिया गया है कितना, 9000 रुपया, और लिखा गया है कि क्रयमूल्य की 1/4 हानि, ऐसा लिखा गया है प्रश्न में, लिखा गया है कि क्रयमूल्य की 1/4 हानि उठाकर बेचता है, ये आपको प्रश्न में लिखा गया है। तो देखिए नीचे जो होता है क्या होता है, क्रयमूल्य की 1/4, तो क्रयमूल्य हो गया 4, अगर विक्रयमूल्य की 1/4 रहता तो विक्रयमूल्य 4 होता, मतलब क्रयमूल्य की 1/4 है, यानी कि क्रयमूल्य 4 है। हानि कितना है, हानि दिया गया है आपके प्रश्न में 1, तो 4 रुपया में खरीदता है, 1 रुपया की उसे हानि हुई, 4 रुपया में खरीदता है और 1 रुपया उसे लॉस हुआ, तो बेचेगा कितना में, सेलिंग प्राइस। अगर ये निकालने में आप कंफ्यूज हैं तो आपको कोई भी फार्मूला आना चाहिए कि सेलिंग प्राइस या सीधे लॉस बराबर आना चाहिए। क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है ना विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य, तो लॉस बराबर क्या हो जाएगा, क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य। तो यहाँ पर आप मान धर के भी यहाँ निकाल सकते हैं या डायरेक्ट भी बना सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्रयमूल्य यहाँ पर 4 है, 4 रखेंगे, हानि 1 है, 1 रखेंगे और माइनस सीपी ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर इसे इस तरफ लाएंगे तो एसपी, मतलब 4 माइनस प्लस 1 इस तरफ जाएगा तो माइनस 1। किसी को कंफ्यूज है तो इस तरह से कर सकते हैं। ऐसे तो डायरेक्ट आप जानते होंगे कि 4 रुपया में कोई वस्तु को खरीदा है और 1 रुपया हानि हो रहा है, तो बेचेगा कितना में, 3 रुपया में। अब देखिए प्रश्न में आपको दिया गया है एक्चुअल जो निश्चित राशि है 9000 रुपया में बेचता है, और यहाँ कितना बेच रहा है, 3 रुपया में, मतलब 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, 9000 रुपया। 3 यूनिट का वैल्यू 9000 रुपया दिया गया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 9000/3, यानी कि 3000 इसे हम बोल सकते हैं। लेकिन आपसे पूछ रहा है क्या, 1 यूनिट का वैल्यू निकालनी, आपसे पूछ रहा है क्रयमूल्य, तो 4 यूनिट का वैल्यू निकालना होगा। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 4 गुना 3000, तो 4 गुना 3000 कितना हो जाएगा, 12000 रुपया। मतलब उस वस्तु का क्रयमूल्य कितना था, 12000 रुपया। और इससे आप शॉर्टकट में ऐसे ही बना सकते हैं, इसमें कुछ नहीं रखा है, या ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, 9000, तो इसे कितना से गुना करने पर 9000 आ रहा है, मतलब 3 3 9 3000 से। तो इसमें भी प्रत्येक राशि में 3 से गुना करना होगा, इसमें भी 3000 से गुना करेंगे, मतलब उसे 3000 रुपया की हानि हुई होगी, और इसमें भी 3000 से गुना करेंगे तो क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, 12000 रुपया। आप ऐसे भी बना सकते हैं, या कोई ऐसे भी बना सकता है। क्रयमूल्य निकालना है तो प्रश्न में आपको दिया है विक्रयमूल्य कितना, 9000, यहाँ विक्रयमूल्य कितना है रेशियो में 3, आपको निकालना है क्रयमूल्य, तो क्रयमूल्य है 4 रेशियो में, तो उसे गुना करेंगे। ये भी शॉर्टकट है, 3 3 9, तो 3 चौके 12000 रुपया आपका क्रयमूल्य था। जैसे चाहे बना सकते, हमने तीनों तरीका 4 तरीका जो होता है सभी बताया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है, एक पुस्तक में 250 पृष्ठ है, मतलब 250 पेज है, प्रत्येक पृष्ठ पर 35 पंक्तियां हैं, मतलब एक पृष्ठ में, एक पेज में 35 लाइन है। उसके बाद और प्रत्येक पंक्ति में 40 अक्षर है, मतलब एक लाइन में 40 अक्षर लिखा गया है। तो पुस्तक में कुल कितने अक्षर हैं, तो देखिए इसमें उल्टा चलते हैं। क्या दिया गया है, प्रत्येक पंक्ति में 40 अक्षर है, एक पंक्ति में 40 अक्षर है, तो टोटल एक पृष्ठ पर कितना पंक्ति है, 35 पंक्ति है, तो एक पंक्ति में 40 अक्षर, तो 35 पंक्ति में कितना हो जाएगा, 35 गुना 40 अक्षर।
एक पंक्ति में है 40 अक्षर, तो 35 पंक्ति में 35 गुना 40 अक्षर। फिर बोल रहा है कि 250 पृष्ठ में कितने अक्षर होंगे, तो 250 पृष्ठ में कितने अक्षर होंगे, तो गुना 250 करेंगे। इसे हल करना है, ये टोटल आपको अक्षरों की संख्या निकाल देगा। तो हल करना भी बहुत आसान है। देखिए 2 जीरो तो पहले ऐसे लिख देंगे और 25 गुना 4 करेंगे तो 100 होगा, मतलब 2 जीरो और हो जाएगा। और देखिए 35 ऐसे ही रह जाएगा, मतलब 35 पर कितना हो जाएगा 4 जीरो। इतना अक्षर आपका आंसर हो जाएगा। 35 पर 4 जीरो, इतना टोटल अक्षर, जो कि ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर है ये फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है ए बी सी मिलकर व्यापार आरंभ किया। ए ने 3,20,000 रुपया 4 महीना के लिए लगाया। बी ने 5,10,000 रुपया 3 महीना के लिए, ए ने 3,20,000 रुपया 4 महीना के लिए लगाया। बी ने 5,10,000 रुपया 3 महीना के लिए लगाया। सी ने 2,17,000 रुपया 5 महीना के लिए लगाया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,24,800 रुपया हुआ हो तो बी का भाग बताइए। देखिए ए है, बी है और सी है। आप जानते हैं पूंजी बराबर क्या होता है, लाभ बराबर टोटल। एक फॉर्मूला तो आपको पता होगा ना कि लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय। तो टोटल लाभ आपको प्रश्न में दिया गया है लास्ट में कि तीनों को एक वर्ष में लाभ होता है 1,24,800 रुपया। तो लाभ बराबर पूंजी गुना समय। तो पहला व्यक्ति है जो कितना का पूंजी लगा रहा है, 3,20,000 का। तो इसमें 1000 सभी में कॉमन है, 4 जीरो सभी में कॉमन है, 4 जीरो सभी में कॉमन है। तो 4 जीरो को हम लोग नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट रेशियो निकालना है। तो पहला में कितना 32, मतलब 32 रुपया का पूंजी लगाया। दूसरा 51 रुपया का पूंजी लगाया और तीसरा है जो 27 रुपया का पूंजी लगाया। मतलब ए है जो कितना महीना के लिए लगाया है, 4 महीना के लिए, और बी है जो 3 महीना के लिए, और सी है जो 5 महीना के लिए पूंजी लगाया। यहाँ पर 4 जीरो था तो 4 जीरो सभी में कैंसिल हो जाएगा, आप जानते हैं उतना। इसे गुना कीजिए तो कैंसिल अब नहीं होगा, तो गुना करना होगा 128, ये कितना हो जाएगा 153, ये हो जाएगा 135। आपके प्रश्न में दिया गया है कुल लाभ कितना, प्रश्न में दिया गया है कुल लाभ, टोटल लाभ है 1,24,800, 1,24,800। और यहाँ कुल लाभ कितना है, देखिए कुल लाभ मतलब ये जोड़ना होगा 128, 153 और 135 को। तो जोड़िए 8 3 11, 11 5 कितना हो जाएगा 16, 2 5 7 3 10 और 1 11, फिर 1 1 2 1 3 1 4। आपको क्या निकालना है, ए का लाभ कितना है, जो ए का लाभ नहीं बी का पूछ रहा है, तो गुना कितना करेंगे 153। बी का आपको ये निकल कर चलाएगा कितना होगा, जो ये 416 से 1248 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो 300 गुना 153 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो पहले से 3 3 9 15 3 45, मतलब 45,900 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही दिया गया है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, आपको पता होगा। इसे आप ऐसे भी बना सकते थे कि कुल लाभ रेशियो में कितना है 128, 153, 135 का मतलब 416 है। तो 416 यूनिट का मतलब 416 यूनिट का वैल्यू दिया गया है कितना, 1,24,800 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालते तो कितना चला था 300 रुपया। आपसे पूछ रहा है बी का लाभ मतलब 153 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 300 गुना 153 करते यही आपका 45,900 रुपया आ जाता फाइनल आंसर। कोई ऐसे भी बना सकते हैं, ये तो शॉर्टकट है नहीं, सबसे शॉर्टकट ये है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आज का 49। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है, ये सिंपल क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, कि कितना दिया है 7/3 प्लस √3। इसका हल करके आंसर आपको बताना है, ऑप्शन दिया गया है आपका। तो देखिए हल कैसे इसको करते हैं, 3 प्लस √3 है तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, मतलब परिमेयकरण। तो 7 बटा कितना है 3 प्लस √3 दिया है, तो 3 प्लस √3 ऊपर नीचे कितना से गुना होगा 3 माइनस √3 से, ये आपको पहले से पता होगा। तो ये स्टेप को हम मन में ही करते, लेकिन हमें बताना है तो लिखकर समझा देते हैं। नीचे क्या हो जाएगा a² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि √3 का स्क्वायर। तो 3 3 9 माइनस 3 मतलब नीचे में हर में कितना हो जाएगा 6, ये आपको पता है। ऊपर देखिए 3 माइनस √3 का मान दिया गया है प्रश्न में 1.732। तो देखिए 7 गुना 3 में से 1.732 घटाइए मतलब 3.00 और 1 √3 का मान होता है 1.732, इसे घटा दीजिए तो 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 7 जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1,
मतलब 1.68 हो गया बटा कितना, नीचे में टोटल कितना है 6। अब इसे 7 से गुना कीजिए और 6 से भाग दीजिए, बहुत ही सिंपल है, देखिए कैसे। 8 7 56 बाकी 5, फिर 7 42 5 47 4, फिर 62 84 और 4 कितना हो जाएगा 88, मतलब यहाँ दशमलव हो जाएगा बटा 6। 6 से भाग देना भी आसान है, देखिए 6 कम 6 होगा, फिर दशमलव 2 और 8 हो गया तो 6 चौक 24, फिर 4 और 7 हो जाएगा तो 6 सते 42, फिर अब ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, देखिए 1.47, यही आप इतना पर ही आपका ऑप्शन मैच हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा कैलकुलेटिव था, आपका कैलकुलेशन चेक करेगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखिए 50, क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है, इसे आपको हम यहाँ पर लिखकर बना देते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप सम मतलब डिजिटल सम से बनाएंगे, मतलब सम ऑफ डिजिट से इसे आपको बनाना है। फिर भी हम इसे बता देते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा, फिर सम ऑफ डिजिट से आपको इसे हम बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को हमने यहाँ पर ऑप्शन सहित लिख दिया है। इसे कैसे बनाइएगा आपको बताए हैं पहले ही कि सम ऑफ डिजिट का यूज करके, सम ऑफ डिजिट जिसे हिंदी में बोलते हैं क्या, अंकों का योगफल, अंकों का योगफल। इससे आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। क्यों इससे बनाना है, आप किसी भी गुना को कैसे बनाते होंगे, या तो यूनिट डिजिट से, तो देखिए यूनिट डिजिट सभी का सेम है, या लास्ट 2 डिजिट से, तो सभी का लास्ट 2 डिजिट 75 75 75 है, या लास्ट 3 डिजिट भी 875 875 875 है। मतलब लास्ट 3 डिजिट तक में आप नहीं कर सकते हैं, मतलब लास्ट 4 डिजिट आपको चेक करना होगा, तो उससे अच्छा है कि गुना ही करना होगा, लेकिन आपको गुना नहीं करना है, सम ऑफ डिजिट से इसे बनाना है। देखिए कैसे बनाते हैं जल्दी। सम ऑफ डिजिट में 9 को काउंट नहीं करते हैं, आपको पता होगा। तो देखिए 6 और 3 9 हो गया, फिर 7 और 5 12, 12 का मतलब कितना हो जाएगा 7 और 5 12, 12 का मतलब 1 प्लस 2 यानी कि 3। उसके बाद देखिए ये 4 और 5 9 कैंसिल हो गया, तो 1 और 7 कितना हुआ 8, तो 3 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 24 का मतलब 2 प्लस 4 यानी कि कितना हो जाएगा 6, 2 प्लस 4 का मतलब कितना 6, यानी कि 6 आपको आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन में 6 आता है वही आपका आंसर होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन टेस्ट करते हैं, तो 9 को कैंसिल कर देते हैं, 7 और 2 9 कैंसिल हो जाएगा, फिर 9 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8 8 16 16 और यहाँ पर से एक यहाँ दे देते हैं तो ये भी 8 हो जाएगा, मतलब 8 से 24, ये 4 हो गया, 24 और 4 28 हो गया, मतलब इतना तक कितना हो जाएगा 28, 28 का मतलब कितना हो जाएगा 8 और 2 10, 10 का मतलब सम ऑफ डिजिट 1 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन में 6 आएगा, मतलब पहला ऑप्शन में 1 आया, ये नहीं होगा आंसर, 6 आना चाहिए ना। उसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन 2 और 7 9 कैंसिल हो जाएगा, फिर 9 ये भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8 और 8 और 5, तो 8 ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 5 10 8 18, 5 5 10 8 18, मतलब 9 के मल्टीपल होगा, 9 18 27 36, तो उससे भी कैंसिल कर सकते हैं। अब बचा कौन 8 और 7 सिर्फ बचा, तो 8 7 कितना होता है 15, 15 का मतलब कितना 1 प्लस 5 यानी कि 6, इसका सम ऑफ डिजिट 6 है, तो ये आपका आंसर हो सकता है। और भी अगर जो कोई डिजिट पे 6 सम ऑफ डिजिट से अगर 6 आ गया तो उस दोनों को बारीकी से देखना होगा, लास्ट डिजिट से या लास्ट 2 डिजिट से या लास्ट 3 या 4 डिजिट से। अब इसको टेस्ट करिए, ये आंसर आपका हो सकता है बी नंबर। थर्ड ऑप्शन को चेक कीजिए, तो देखिए 7 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 9 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद देखिए 5 5 10 और 8 18 ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 7 और 7, 7 7 कितना होता है 14, 14 का मतलब 1 प्लस 4 यानी कि 5, ये भी आपका नहीं होगा, 6 आना चाहिए था। अब देखिए ये 6, फिर उसके बाद देखिए 6 के बाद यहाँ पर हम 6 को भी रहने देते हैं, 7 और दोनों को कैंसिल कर देते हैं और ये भी 9 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद देखिए 5 5 10 और 8 18 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचा 6 और 7, तो 6 और 7 कितना होता है 13, 13 का मतलब 4, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो जाएगा। होना चाहिए कितना सम ऑफ डिजिट 6, तो 6 कौन सा ऑप्शन में हो रहा है सिर्फ ऑप्शन बी, तो आपका 63 75 गुना 45 17 करेंगे तो 28 79 58 75 इतना आएगा। ये आप सम ऑफ डिजिट से बनाते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, जो देखिए समय दूरी चाल से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है एक बैलगाड़ी द्वारा 80 किलोमीटर दूरी 10 घंटे में तय करनी है। 80 किलोमीटर टोटल दूरी है, उसे 10 घंटा में आपको तय करना है।
यदि आधी दूरी 3/5 समय में तय कर ली गई तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए बैलगाड़ी की चाल क्या होनी चाहिए। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। यहाँ पर एक लाइन लिखा है आधी दूरी 3/5 समय में तय कर ली गई। आधी दूरी 3/5 समय में, तो 3/5 लिखा है मतलब नीचे जो 5 है वो कुल समय में तय करता है, मतलब 5 यूनिट है जो कुल समय में तय करता है। मतलब यूनिट को हम घंटा भी ले सकते हैं यहाँ पर, या ऐसे ही रहने देते हैं। मतलब ये कुल समय मतलब कुल दूरी तय करती है कितना, 5 यूनिट में। उसके बाद 3 यूनिट दूरी तय करती है आधी दूरी को, मतलब ये टाइम का हम रेशियो लिख रहे हैं। आपको प्रश्न दिया गया है कि आधी दूरी 3/5 समय में, मतलब टोटल दूरी 5 यूनिट में तय करती है, मतलब 5 घंटा में से हम मान सकते हैं अगर जो, तो शेष आधी दूरी पहली आधी दूरी 3 घंटा में तय करेगी, और जो आधी दूरी और बची मतलब शेष आधी दूरी जो बची वो 5 घंटा में से 3 घंटा घटा देंगे तो कितना 2 घंटा में तय करेगी। लेकिन आपके प्रश्न में दिया है कुल दूरी कितना दिया है 80 किलोमीटर। आपके प्रश्न में दिया गया है कुल दूरी कितना दिया है, यहाँ पर लिख देते हैं 80 किलोमीटर। तो आधी दूरी कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर, और यहाँ भी 40 किलोमीटर। प्रश्न में दिया गया है कि 80 किलोमीटर दूरी 10 घंटे में तय करती है, मतलब कुल दूरी जो 80 किलोमीटर है वो 10 घंटा में तय करती है। तो यूनिट में है, रेशियो में है 5 घंटा है, तो इसे हमें 10 बनाना है तो 2 से गुना करना होगा, तो ये कितना बन जाएगा 10 घंटा बन जाएगा। ये आपके प्रश्न में दिया गया है, मतलब गिवन इन क्वेश्चन। तो इसमें 2 से गुना किए हैं, इसमें भी 2 से गुना करना होगा, इसमें भी 2 से गुना करना होगा, मतलब ये 6 घंटा हो जाएगा, ये 4 घंटा हो जाएगा। यानी कि आप इतना समझ चुके होंगे कि 80 किलोमीटर 10 घंटा में तय करता है, ये आपके प्रश्न में दिया है। लेकिन रेशियो में 5 घंटे में ही 80 किलोमीटर दे रहा था, तो 2 से गुना किए इसमें, तो सभी में 2 से गुना करना पड़ा हमें। यानी कि 10 घंटा में 80 किलोमीटर दूरी तय की, तो 6 घंटा में 40 किलोमीटर। तो लास्ट जो दूरी अंतिम दूरी है, जो शेष आधी दूरी 40 किलोमीटर है, जो 4 घंटा में तय करती है, तो यहाँ पर से चाल कितना निकल कर आएगा, तो चाल बराबर आपको होता है क्या, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय आप जानते हैं, तो दूरी कितना है 40 किलोमीटर और समय कितना है 4 घंटा, यानी कि 4 रहे 40, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका है सी। इस प्रकार ये सबसे बेस्ट मेथड आप जैसे बनाते होंगे उसे देखिए, और हम बताए हैं इसे देखिए, मतलब ये ऐसा सॉल्यूशन आप नहीं देखे होंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 51 के बाद क्वेश्चन नंबर 52 बुक में भी देख सकते हैं, बहुत ही लेंथी सॉल्यूशन रहेगा, ये आपको समझ में नहीं आएगा। रेशियो मेथड से सबसे बेस्ट होता है। 52 नंबर देखिए, 52 नंबर बोल रहा है किसी कार्य को 80 दिनों में समाप्त करने के लिए 140 आदमियों को एक काम पर लगाया गया, 50 दिन बाद 10 आदमी को और कार्य पर लगाया गया, तो काम कितने दिन पहले समाप्त हो जाएगी। ये आप ऐसे बना सकते हैं, जैसे ही प्रश्न में लिखा है 50 दिन बाद, मतलब शेष काम के बारे में पूछ रहा है, तो बराबर के सबसे पहले साइन देंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न जो बोल रहा है क्या, सबसे पहले किसी कार्य को 80 दिन में समाप्त करना है और 140 आदमी काम पर लगाया गया है, मतलब 140 आदमी काम पर लगाया गया है और 80 दिन में आपको समाप्त करना था। लेकिन बोल रहा है 50 दिन बाद, मतलब हमें 30 दिन शेष काम 30 दिन में ही खत्म करना है, यानी कि शेष काम के बारे में हमें बता रहा है। तो इधर भी शेष काम लिखेंगे और इधर भी शेष काम, मतलब दोनों तरफ शेष काम को हमें बराबर करना है। तो देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया है 80 दिन में कोई काम को समाप्त करना है और 140 आदमी है। जैसे ही लिखा है प्रश्न में 50 दिन बाद, तो यहाँ पर से 50 घटाना होगा, मतलब आप डायरेक्ट लिख सकते थे 140 गुना 30, फिर बराबर का चिन्ह देते। हम एक एक स्टेप करके बता रहे हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न में लिखा है 50 दिन बाद, मतलब 30 दिन ही शेष का बचा 30 दिन का, तो 50 दिन बाद 10 आदमी को और कार्य पर लगाया गया। पहले था 140 आदमी, 10 आदमी को और लगाया गया, मतलब 140 प्लस 10, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, यही आपसे पूछ रहा है, मतलब गुना डी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट भी कि 150 गुना डी, यही शॉर्टकट होता है, सबसे डायरेक्ट लिखते। तो इसे हल कीजिए, 30 बचे 150 और ये 28 बचे 400, मतलब वो काम होता है जो 28 दिन में समाप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 बहुत ही सिंपल है, इसे यहीं पर बता देते हैं। देखिए
एक यदि चीनी का भाव पहले 25% बढ़ जाए तो एक मनुष्य कितना परसेंट चीनी कम खरीदे कि उसका खर्च पहले के बराबर रहे। तो ऐसे क्वेश्चन को आप तुरंत बना सकते हैं। खर्च बराबर एक्सपेंडिचर बराबर या खपत बराबर, आप जानते हैं ना कि क्या होता है, मूल्य गुना मात्रा। खर्च बराबर होता है मूल्य गुना मात्रा। सबसे पहले आपको शॉर्टकट बताते हैं, फिर आप जैसे बनाते होंगे वैसे भी बना सकते हैं। सबसे पहले आप कैसे बनाते होंगे, क्वेश्चन नंबर 53 का ऐसे बता रहे हैं। देखिए जैसे ही आपके प्रश्न में दिखा है कितना 25% बढ़ जाता है, मतलब 25% वृद्धि। प्रश्न में दिया गया है कितना, प्रश्न में आपको दिया है, प्रश्न में क्या दिया है 25% वृद्धि, 25% वृद्धि, और आपसे पूछ रहा है कि कितना परसेंट कमी होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्न को आप बनाना जानते हैं। प्रतिशत कमी पूछ रहा है, प्रश्न में दिया है 25% वृद्धि, 25% वृद्धि मतलब 25/125 और गुना 100, ऐसे करके बनाते हैं हमें। तो 25 25 25 से और ये 20 25 100, यानी कि 20% कमी आपका फाइनल आंसर होता होगा। लेकिन एक अप्रोच और है बहुत ही शॉर्टकट। अगर जो यहाँ पर 25% की जगह पर दे देगा 12.5% या 8.1/3% यानी कि फ्रैक्शन में, तो आप ऐसे बनाने में दिक्कत होगा, मतलब ऐसे आपको नहीं बनाना है। ऐसे बनाएगा तो कम से कम 2 मिनट या 3 मिनट भी लगेगा, लेकिन इस तरीके से बनाएगा जैसे हम बता रहे हैं तो तुरंत बना सकते हैं। देखिए बेस्ट अप्रोच क्या है, जो खर्च को आपको कांस्टेंट रखना है, यही आपको दिया है, मतलब खर्च बराबर है। लेकिन प्रश्न में दिया है कि मूल्य में कितना की वृद्धि हो रहा है, मूल्य में 25% की वृद्धि हो रहा है। खर्च बराबर होता है मूल्य गुना मात्रा, तो खर्च को आपको बराबर रखना है, मतलब कांस्टेंट रखना है। मूल्य में 25% की वृद्धि कर रहे हैं तो मात्रा में ऑटोमेटिक है कि आपको कितना परसेंट की कमी करनी ही होगी, कुछ परसेंट की कमी करनी होगी। तो कितना परसेंट की कमी करनी होगी यही पूछ रहा है। तो देखिए कैसे बनाते हैं, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 25/100 मतलब 1/4, यानी कि प्लस 1/4 लिखे। अब देखिए +1 या -1 अंतर तो एक ही होगा, तो 1 की कमी करनी होगी कितना पर, 4 और 1 5 पर, और गुना 100, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब या डायरेक्ट 1/5 मतलब आप 20% जानते हैं, मतलब कितना हो जाएगा 20% आपका फाइनल आंसर। अगर जो यहाँ पर रहता कि जैसे 12.5% यहाँ पर रहता, 25% की जगह पर अगर जो आपके प्रश्न में रहता 25% की जगह पर रहता 12.5%, तो क्या करते, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 25% वृद्धि की जगह पर रहता, ये नहीं रहता 12.5% वृद्धि, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। तो प्लस 1/8 लिखते, कितना की वृद्धि हो रहा है, कमी हो, कितना कमी होगा, 1 का कमी होगा, 1 का वृद्धि तो 1 का ही कमी होगा, और 8 है 1 9 हो जाता और गुना 100, इतना परसेंट की क्या हो जाता है कमी। तो ये 1/9 किसका मान होता है, 11.1/9% की कमी, इसे आप डायरेक्ट बोल सकते थे। तो ऐसे प्रश्न को आपको इस तरीका से भी तुरंत बना सकते हैं। अब देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 54, 53 हमने बताया आपको, अब देखिए 54 नंबर बोल रहा है, ठोस धातु के बने 3 घनों के आयतन क्रमशः 125 घन सेंटीमीटर, 64 घन सेंटीमीटर तथा 27 घन सेंटीमीटर है। तीनों घनों को पिघलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है, तो इस घन के प्रत्येक कोण मतलब प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए जो पहले तीनों घन था V1 V2 V3, V1 कितना दिया गया आपके प्रश्न में, V1 दिया गया है 125 घन सेंटीमीटर, V2 दिया गया है कितना, V2 दिया गया है 64, और V3 दिया गया है कितना 16, V3 दिया गया है 27 घन सेंटीमीटर, V3 27 घन सेंटीमीटर। तो नया घन बनेगा, नया घन का आयतन तीनों घन के आयतन के योगफल के बराबर होगा, मतलब नया घन के आयतन को हमने V मान लिया, कैपिटल V, तो V1 + V2 + V3 होगा नया घन के आयतन, मतलब V का मान नया घन का आयतन कितना होगा, मतलब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 4 11 5 16, बाकी है फिर 6 2 8 2 10 1 और 1 1 2, नया घन का आयतन कितना हो गया 216 घन सेंटीमीटर, नया घन का आयतन कितना हो गया 216 घन सेंटीमीटर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 216 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए आपको क्या निकालना है, घन की भुजा, तो घन की भुजा घन का आयतन बराबर क्या होता है भुजा का क्यूब, मतलब भुजा का क्यूब बराबर कितना है 216, तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, ए उस बड़ी घन की भुजा हमने माना, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, इधर पावर 1 रहता है, मतलब घन है इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा पावर 1/3, मतलब 216 के पावर 1/3, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि 216 किसका घन है, तो 6 का घन है, तो 6 पे पावर 3 पहले लिखें, इस पर पावर 1/3, पावर पावर कैंसिल हो जाएगा,
फिर 6 पर पावर 1 होगा मतलब 6। या आप इसे शॉर्टकट ऐसे भी बताते होंगे कि a का घन है 216, तो a का घन 216 है तो 216 का घनमूल होगा जो a का मान होगा, मतलब कितना 6। जैसे चाहिए बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 54 के बाद क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। 5 सदस्य है, उसका औसत आयु कितना दिया है 30 वर्ष। तो आपको बताए थे औसत बराबर क्या होता है योगफल बटा संख्या। औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो औसत गुना संख्या बराबर हो जाएगा योगफल। यानी कि आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है, योगफल बराबर क्या होता है औसत गुना संख्या। जैसे आपके प्रश्न में दिया है 5 सदस्यों की औसत आयु कितना है, 5 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, तो पांचों सदस्यों का योगफल कितना होगा, तो पांचों सदस्यों का योगफल कितना हो गया 150 वर्ष। मतलब एक परिवार में 5 सदस्य है तो पांचों का योगफल कितना हो गया 150 वर्ष। आपके प्रश्न में दिया गया है फिर कि जब 22 वर्ष का एक सदस्य परिवार से चला जाए तो औसत आयु कितना होगा। 22 वर्ष वाला एक सदस्य चला जाता है तो 150 में से 22 घटा देंगे, तो आपको पूछ रहा है कि शेष कितना सदस्य बचेगा। 5 सदस्य में से एक चला गया तो 4 सदस्य बचेगा, तो 4 से भाग दे देंगे। औसत का मतलब क्या होता है कि योगफल बटा संख्या। पांचों का योगफल था 150 वर्ष, उसमें से 22 वर्ष वाला व्यक्ति चला गया तो योगफल कितना रह जाएगा, इसमें से 150 में से 22 घटा देंगे, मतलब कितना ये देख सकते हैं कितना हो जाएगा 128 वर्ष। और औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या, तो 4 व्यक्ति का योगफल 128 वर्ष हुआ और 4 से भाग दे देंगे तो ये आपको 4 व्यक्ति जो बचा उस परिवार में उसका औसत आयु निकल जाएगा। कितना हो जाएगा 32 वर्ष। मतलब 32 वर्ष है जो उस चारों व्यक्ति की औसत आयु होगी इस परिवार की। तो ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा डी। पिछला क्वेश्चन 54 का था बी और इसका 55 का डी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 रीजनिंग टाइप का है, लेकिन इसे आपको ऐसे बनाना होता है कि देखिए एक छोटा बच्चा अंग्रेजी वर्णमाला सीख रहा है, वह केवल सीधी रेखा में ही खींच सकता है कोई रेखा को, तो वह कुल कितने कैपिटल लेटर्स को लिख सकता है। जैसे वह सीधी रेखा में लिखना चाहता है, मतलब जैसे ए को लिख सकता है, बी को लिख सकता है, ऐसे सीधी रेखा में लिखेगा। ये टेढ़ी रेखा हो गया, मतलब ऐसे आए फिर ऐसे करना होगा, तो ये आपको समझना होगा। आप कॉमन सेंस से बना सकते हैं इसे, इसमें कुछ नहीं रखा है, मतलब ऐसे काउंट करेंगे तो टोटल कितना लेटर हो जाएगा, टोटल 15 लेटर को वह लिख सकता है। आप काउंट करके खुद देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। तो गोलियों की संख्या बराबर आपको इतना ध्यान ही रखना होगा, गोलियों की संख्या बराबर बड़े गोले का आयतन बटे छोटे गोले का आयतन। बड़े गोले का आयतन बटा क्या करेंगे छोटे गोले का आयतन। इस प्रकार से आपको किसी भी क्वेश्चन को बनाना है उसका संख्या निकालने के लिए, बड़ा का आयतन बटा छोटा का आयतन। तो दिया गया है बड़ा गोला की त्रिज्या 36 है और छोटा गोला की त्रिज्या कितना है 6 है, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 36 का क्यूब, और नीचे भी वैसे लिखेंगे 4/3 पाई 6 का क्यूब। तो आप जाते हैं 4/3 से 4/3 पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 36 का क्यूब, मतलब ऐसे लिख सकते हैं 36 गुना 36 गुना 36 बटा 6 का क्यूब, मतलब 6 को 3 बार लिखेंगे तो आप जानते हैं 6 6 36 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 गुना 6 गुना 6 3 बार करेंगे तो 216 होता है। मतलब टोटल गोलियों की संख्या कितना होगा 216, जो ऑप्शन नंबर कितना है डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है निम्न में से कौन सी संख्या वर्ग और घन दोनों है। तो ऑप्शन लिख देते हैं, पहला ऑप्शन में है 27, दूसरा ऑप्शन में है 729, तीसरा ऑप्शन में है 285। पहला ऑप्शन में है 27, दूसरा ऑप्शन में 729, तीसरा ऑप्शन में 285 और चौथा ऑप्शन में है मतलब डी में है कितना 144। मतलब वर्ग भी होना चाहिए और घन भी होना चाहिए, वैसा कौन सी संख्या है। तो देखिए 27 तो सिर्फ 3 का घन है, ये किसी का वर्ग नहीं है। 729 27 का वर्ग है और किसका 9 का ये घन है। 9 को 3 बार गुना करेंगे 9 गुना 9 गुना 9 तो आपको 729 प्राप्त हो जाएगा। तो आपको
आंसर में कितना प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर बी मतलब 729 है, जो 27 का वर्ग है और 9 का घन। 285 नहीं होगा, 144 सिर्फ वर्ग है। ये 12 का वर्ग आप जानते होंगे। तो ऑप्शन नंबर कितना? 58। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन ये भी है। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु प्रॉब्लम बेस्ड नॉलेज से है, इसे हम बता रहे हैं तुरंत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोल रहा है? जो 6 वर्ष पूर्व को -6 से दिखाते हैं, आपको पता होगा। 6 वर्ष पूर्व दिया गया है सुशील की आयु स्नेहल की आयु से तिगुनी थी। सुशील है और स्नेहल है, सुशील है और स्नेहल है। तो देखिए तिगुनी थी मतलब स्नेहल की आयु 1 वर्ष होगी तो सुशील की आयु 3 वर्ष होगी। ये दिया गया है 6 वर्ष पूर्व के बारे में, मतलब 6 वर्ष पहले सुशील है जो स्नेहल की आयु से तिगुनी थी। इसके बाद आगे लिखा गया है 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 5/3 होगी। 6 वर्ष बाद बोल रहा है कि 5/3 होगी, मतलब 5:3। सुशील और स्नेहल के बारे में ही तो बोल रहा है स्नेहल की वर्तमान आयु क्या है। देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। 6 वर्ष पूर्व और 6 वर्ष बाद, तो यहाँ पर से टोटल मतलब निश्चित जो आयु हुआ कितना हो जाएगा? 6 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद टोटल आयु कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। मतलब 12 वर्ष आपको निश्चित राशि के रूप में दिया गया है। यहाँ देखिए अलग अलग समय का अनुपात दिया रहता है, तो क्या करते हैं? उनके अंतर को समान करते हैं। तो 3 और 1 का अंतर 2 है, 3 और 1 का अंतर 2 है, और 5 और 3 का अंतर भी 2 है। तो प्रश्न में ऑलरेडी डिफरेंस सेम है, मतलब अंतर पहले से ही समान दिया गया है, तो हमें अंतर समान करने की जरूरत नहीं पड़ी, पहले से ही क्वेश्चन में ऐसा दिया है। अब देखिए 3 से 5 हो रहा है मतलब 2 यूनिट की वृद्धि हो रही है, 1 से 3 हो रहा है मतलब 2 यूनिट की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है? 12 वर्ष। 2 यूनिट का वैल्यू दिया है 12 वर्ष, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 6 वर्ष। तो आपको क्या पूछ रहा है? स्नेहल की वर्तमान आयु। तो स्नेहल की 6 वर्ष पहले की आयु निकाल सकते हैं या स्नेहल की 6 वर्ष बाद की आयु निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम 1 यूनिट का वैल्यू निकाले हैं, तो ये जो निकला 1 यूनिट जो है 6 वर्ष पहले की आयु निकला, मतलब ये 6 वर्ष पूर्व। 6 वर्ष पूर्व स्नेहल की आयु कितना था? 6 वर्ष। 6 वर्ष पहले स्नेहल की आयु 6 वर्ष है, तो वर्तमान में स्नेहल की आयु कितना होगा? इसमें 6 जोड़ना होगा, मतलब 6 + 6 12 वर्ष। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज आयु से संबंधित प्रश्न का एसएससी किरण 9500 प्लस 10,500 प्लस या उससे पहले भी जो भी बुक है सभी से हमने 9100 प्लस से भी टोटल जितना क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का सभी कराया हुआ है, बुक सहित और थ्योरी भी। तो देखिए हमने आपको थ्योरी में बताया था कि पूर्व लिखा हुआ है, यहाँ पर वर्तमान लिखा हुआ है, यहाँ पर बाद लिखा हुआ है। तो वर्तमान को 0 से दिखाते हैं, पूर्व को माइनस से, बाद को प्लस से, यानी कि पूर्व से वर्तमान जाइए या पूर्व से बाद जाइए तो आपको जोड़ना होगा, या बाद से वर्तमान आइए या बाद से पूर्व आइए तो आपको घटाना होगा। ये आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है। पूर्व को था से दिखाते हैं, वर्तमान को है से, बाद को होगा या होगी से, आपको इतना पता होगा। तो बेसिक वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं, या पूरा अगर जो क्वेश्चन बैंक ही देखना चाहे तो किरण बुक का हम पूरा सॉल्यूशन दिए हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज का। इस टाइप के प्रश्न हमने बहुत सारे किए हुए हैं। तो पिछला क्वेश्चन का मतलब सुशील और स्नेहल की आयु जो पूछ रहा है, उसमें स्नेहल की वर्तमान आयु पूछ रहा था, 12 वर्ष चलाया, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 60। अब सभी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। बोल रहा है 21 के वर्ग का 64 गुना किसके बराबर है? 21 का वर्ग का 64 गुना, 21 का वर्ग का 64 गुना किसके बराबर है, जो दिया गया है। तो देखिए 21 का वर्ग को 21 गुना 21 लिख सकते हैं, का मतलब गुना, 64 को 64 लिख सकते हैं, फिर 21 गुना 21 से रहने दिया, 64 को 8 गुना 8 लिख सकते हैं। तो ऐसे 21 गुना 8 168 हो गया, 21 गुना 8 168 हो गया, मतलब 168 गुना 168 इसे हम लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं 168 का वर्ग भी, या 168 पहले ऐसे लिख दें 168 का स्क्वायर मतलब 168 का वर्ग। तो ऑप्शन नंबर ये आपको फर्स्ट ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है परिसर निकालना। परिसर बराबर क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान।
तो जितना भी प्रश्न में आपको दिया गया है जैसे 12, 13, 14 कॉमा दे देकर, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? 37, 38। सबसे बड़ी संख्या 38 है। तो 38 और माइनस मिनिमम संख्या, सबसे छोटी संख्या इसमें आपको क्या दिख रहा है? सबसे छोटी संख्या 12, 13, 14, तो सबसे छोटी संख्या 12 है। तो परिसर बराबर, परिसर को इंग्लिश में रेंज बोलते हैं, इसका क्या हो जाएगा? 38 में से 12 घटाएंगे तो हो जाएगा 26। मतलब क्वेश्चन नंबर 61 का परिसर यानी कि रेंज कितना चला गया? 26, जो ऑप्शन नंबर सी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है। दो संख्याओं का अनुपात है, मान लीजिए कि पहली संख्या है दूसरी संख्या है, दोनों का अनुपात दिया है 15:11 और उसका मासा दिया गया है 13। तो दोनों संख्या कितना होगी? तो दोनों संख्या को निकालना है। प्रश्न में मासा कितना दिया गया है? 13। यहाँ 15 और 11 का मासा कितना होगा? मतलब HCF ऑफ 15 एंड 11 इज 1। जब अलग अलग संख्या रहता है या दोनों का कॉमन फैक्टर 1 रहता है तो मासा कितना होता है? 1। ये टाइप का वीडियो भी हमने किया हुआ है। तो देखिए 1 यूनिट का वैल्यू आपके प्रश्न में कितना दिया गया है? 13। 1 यूनिट का वैल्यू 13 दिया है तो 15 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 15 गुना 13। और 11 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 11 गुना 13। तो 15 गुना 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 195। 11 गुना 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 3 33, फिर 11 3 14, 143। मतलब दोनों संख्या कितना प्राप्त हो गया? 195 और 143, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है? ये ऑप्शन नंबर है आपका डी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 63 है बहुत ही सिंपल है। रूट 169 है, रूट 169 13 होता है उसका, 196 का 14 होता है स्क्वायर रूट। उसी प्रकार से 1156 का स्क्वायर रूट कितना होगा? आपको ध्यान होगा ही कितना का होता है? ये 34 का वर्गमूल होता है। मतलब 1156 का वर्गमूल 34 होता है, या 34 का स्क्वायर 1156 होता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डायरेक्ट आपका सी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है 0.538 गुना 0.538। मतलब दो बार ये चीज लिखा है 0.538 गुना 0.538। इसके बाद फिर माइनस का साइन है। उसके बाद 0.462 फिर लिखा है 0.462। y कितना दिया गया है? 1.924। तो ऊपर देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, a गुना a तो a स्क्वायर और माइनस b गुना b तो b स्क्वायर। मतलब एक बार दोनों को जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? मतलब 8 और 2 10, फिर 3 6 9 1 10, 5 4 9 1 10, तो 3 अंक बाद दशमलव मतलब 1.000, मतलब इसे एक समझ सकते हैं इनटू a प्लस b की, उसके बाद a माइनस b करना है। तो घटाइए इसमें से तो 8 में से 2 जाएगा 6, 13 में से 6 जाएगा तो 7, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 में से 4 जाएगा तो 0। फिर से देखिए 8 में से 2 गया 6, 13 में से 6 जाएगा तो 7, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 में से 4 जाएगा तो 0। मतलब 0.076 इतना बटे कितना? 1.924। तो 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा ना, 0.076 बटे 1.924। 3 अंक के बाद ऊपर भी दशमलव है, नीचे भी है, तो इसे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट कितना? 76/1924। तो देखिए ऊपर छोटी संख्या है, छोटा संख्या, और नीचे उससे बड़ा संख्या है। तो जो भी मान आएगा, जैसे हम लिखते हैं 1/2 ही, तो 1 छोटा है और 2 बड़ा है, तो 1/2 मतलब 1 से छोटा हो गया, जिसे आधा बोलते हैं 0.5। तो ये जो अंक होगा ये आपको क्या हो जाएगा? 1 से छोटा ही आपका आंसर होगा। आपको कॉमन सेंस यहाँ पर लगाना है कि ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या लिखी गई है, तो आंसर जो आएगा 1 से छोटा ही, लेकिन ऑप्शन दिया गया है 1 10 101, फिर इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी नामांकित हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 बहुत ही सिंपल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 65, 50 से 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होगी? तो 50 से बाद वाली संख्या बोल रहा है, 50 से 100 के बीच, मतलब 50 को भी शामिल करना है, लेकिन 50 तो 7 से नहीं करती है, तो 50 के बाद कौन संख्या 7 से करती है? तो 7×56, मतलब 7 से कटने वाली पहली संख्या 50 से कौन है? 56। उसके बाद 7×56, फिर 7×63 इस प्रकार से होता है। तो उसी प्रकार से 100 से 100 के बीच, 50 से 100 के बीच, तो 100 से नीचे वाली संख्या कौन है? 100 से नीचे वाली संख्या है जो 7 से काटना चाहिए, तो 63×91 होता है, 62×84 63×91, फिर 64×98, यानी कि लास्ट संख्या है 7 से काटने वाली 100 से छोटी जो है 98। तो
तो ये टोटल कितना संख्या है, मतलब 56, 63, 7 से कटने वाले, उसी प्रकार से 100 से कम वाला 98, टोटल कितना संख्या है। तो आपको नंबर बताए थे निकालना कि लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे, बटे कॉमन डिफरेंस करेंगे और एक जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, मतलब 98 माइनस 56 बटे कितना का डिफरेंस है, 7 7 का गैपिंग है सभी में, तो बटा 7 और प्लस 1, 98 में से 56 घटाएगा तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 98 में से 56 घटाएंगे, फिर से देखिए 98 में से 56 घटाइएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 42 बटा 7 प्लस 1, तो 7 42 यानी कि 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। आप इसे शॉर्टकट में भी बना सकते हैं, 98 में से 56 घटाएंगे तो 42 होगा, कॉमन डिफरेंस से भाग देते हैं 7 से, तो 6 बार में कट जाएगा और 1 जोड़ते हैं तो 6 1 7 हो गया। मतलब टोटल 7 ऐसी संख्या है 50 और 100 के बीच में जो 7 से कटेगी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 66। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66, अब सभी सिंपल क्वेश्चन है, तुरंत हो जाएगा 10 मिनट के अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है कि एक 2.2 मीटर लंबी रस्सी को वृत्त के रूप में दिया गया है, इस प्रकार बनाए गए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए रस्सी है, कोई रस्सी है जो 2.2 मीटर लंबी है, इस रस्सी को बदल दिया गया है एक वृत्त में, मतलब इसे मोड़कर वृत्त बना दिया गया है, तो रूप परिवर्तन होता है, तो उस स्थिति में दोनों की परिधि को बराबर करते हैं यहाँ पर, मतलब परिमाप को, यहाँ पर तो वृत्त की परिधि होता है और परिमाप भी होता है, तो वृत्त की त्रिज्या सबसे पहले निकालना होगा। मतलब इस स्थिति में रूप परिवर्तन हो रहा है ना, तो रूप परिवर्तन के स्थिति में क्या करते हैं, रूप परिवर्तन की स्थिति में आपको परिमाप को बराबर करना होता है, परिमाप को समान करते हैं, ये आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है। और अगर जो गलाकर या पिघलाकर बात करें तो आयतन को समान करते हैं, थोड़ा थ्योरी है, इसे आप ध्यान रखिएगा। रूप परिवर्तन रहेगा तो परिमाप को समान करेंगे, गलाकर या पिघलाकर एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में परिवर्तन किया जाए तो उसे आयतन को बराबर करते हैं। तो यहाँ देखिए 2.2 मीटर है, तो इसे सेंटीमीटर में बदल दीजिए, क्योंकि सेंटीमीटर में आपका आंसर दिया है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2.2 मीटर में कितना होगा, 2.2 गुना 100 इतना सेंटीमीटर, यानी कि 220 सेंटीमीटर हो जाएगा तार की लंबाई। तो इस तार की जो लंबाई हो गई, मतलब एक तरह से परिमाप, तो 220 बराबर क्या हो जाएगा, इधर वृत्त का परिमाप, मतलब वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r, पाई का मान 10/7 दे दिए और r, तो 22 है 220, ये 2 बचे 10, या कितना हो जाएगा 5 गुना 7 करेंगे तो r का मान कितना चला आएगा 35 सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल आपको पहले से ही पता होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, ये तो 10th क्लास में भी जानते होंगे, पाई का मान 22/7 है और r का मान है 35, तो 35 गुना 35 दो बार लिखेंगे, 7 5 35 कैंसिल करेंगे तो 2 बचे 10, मतलब 110 गुना कितना हो जाएगा 35। अब गुना कीजिए तो 0 5, फिर कितना हो जाएगा 5 और 3 8, 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, ये आपका ऑप्शन नंबर मिल जाएगा 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखिए 67, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 67, एक दुकानदार 114 रुपए प्रति किलो की दर से बादाम बेचता है और 5% हानि उठाता है, यदि वह उसे 126 रुपए प्रति किलो की दर से बेचे तो क्या होगा, 15% लाभ, 15% हानि, 5% हानि, 5% लाभ। तो देखिए 114 रुपए प्रति किलो की दर से बादाम बेचता है और 5% हानि उठाता है, मतलब 1 किलो बेचता है 114 रुपए में, तो उससे 5% की हानि होती है, तो वह 1 किलो है जो खरीदा होगा कितना रुपये में, पहले कॉस्ट प्राइस आपको निकालना होगा। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपको बताए थे कि कितना, जैसे देखिए विक्रय मूल्य कितना 114 रुपया दिया है, 114 रुपया 5% हानि पर, तो 5% हानि मतलब कितना 95/100, तो 100 बटा करके लिखते हैं कितना 95, या इसे हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 19 5 95, 19 14 से, और ये 25 100, मतलब क्रय मूल्य कितना चला आया 120 रुपया। यह क्रय मूल्य निकालने का एक तरीका है, आप ऐसे भी बनाते होंगे कि प्रश्न में दिया गया है विक्रय, आपको क्या क्रय मूल्य दिया, विक्रय मूल्य दिया गया है कितना 114 रुपया, विक्रय मूल्य कैसे लिखते हैं, क्रय मूल्य को मान लिए x, तो 5% हानि पर कितना पर बेचेगा, मतलब 95% पर, तो 95/100, ऐसे भी करके आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य को हमने x मान लिया है, क्रय मूल्य रहने दीजिए, तो हल कीजिए 19 5 95, 19 14 से, ये 25 100, तो 6 गुना 20 कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य आपका निकल कर चला जाएगा 120 रुपया। जैसे चाहे आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि 126 रुपये प्रति किलो की दर से बेचे तो क्या होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस है 120 और सेलिंग प्राइस है 126,
तो 6 रुपया का आपको तो लाभ हो रहा है। लाभ कितना का हो रहा है? 6 रुपया, 6 रुपया का। तो प्रतिशत लाभ कितना होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य, मतलब 6 किस पर लाभ हो रहा है? क्रय मूल्य पर, मतलब 120 पर। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो ये 20 छक 20 से और 20 25 100, मतलब 5% का लाभ होगा जब 120 रुपये में खरीदेगा और 126 रुपये में बेचेगा। तो इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं। रेशियो से कैसे बनाएगा? 120 अनुपात 126 है, तो इसे कैंसिल कर दीजिए। इसे जैसे चाहिए मतलब 2-2 बार या 4-4 बार जैसे कैंसिल होता है कैंसिल कर सकते हैं। जैसे 20 छक 20 से और 21 छक 26 से कैंसिल करनी है। तो यहाँ पर हमें 100 बनाना है, तो 5 से गुना करेंगे, तो इसमें भी 5 से गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 20 100 और 80 75 से, यानी कि 100 रुपये में खरीदा है, 105 रुपये में बेचा है। तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि 5% का लाभ हुआ होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 सब सिंपल क्वेश्चन है। 5 से 7 मिनट के अंदर ये खत्म हो जाएगा। 35/5/3 में कितने 1/9 है? 35/5/3 में कितने 1/9 है? ये आपके प्रश्न है। देखिए ऐसे प्रश्न को आपको पहले बेसिक बता देते हैं। जैसे देखिए आपसे हम पूछे कि 1000 में कितने 8 है? 1000 में कितने 8 है? तो इसे कैसे बनाएगा? 1000 में कितने 8 है? तो 1000 बराबर लिखेंगे, मान लिए कि x है जो 8 है, मतलब 8 की संख्या कितना है? तो x है, मतलब x गुना 8। अब इसे हल कीजिए तो कितना हो जाएगा? 125, यानी कि 125 बार है जो 8 आएगा 1000 में, यानी कि 125 सच 1000 होता है भी है। उसी प्रकार से इसको बनाना है। तो 35 दिया 75 से और 5, तो कितना हो जाएगा? 110/3 में कितना 1/9 है? तो मान लिए कि x 1/9 है, तो x गुना 1/9 ऐसे करेंगे। तो देखिए 3 तिया 9 और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x गुना यहाँ पर x गुना 1 x बराबर 110 गुना 3 मतलब 330, यानी कि 35/5/3 में 330 1/9 है। इसे आप बाई ऑप्शन में बना सकते हैं, लेकिन ऐसे भी बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 330, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए बोल रहा है ये कि ए और बी का मासिक वेतन का अनुपात 3:5 है। प्रत्येक के वेतन में 160 रुपये की वृद्धि किए जाने पर यह अनुपात 25:41 हो जाता है। तो वृद्धि के पहले ए तथा बी का मासिक वेतन बताइए। ए और बी के मासिक वेतन अभी वर्तमान में कितना है? ए और बी का मासिक वेतन है 3:5, मतलब अभी है 3:5। फिर प्रत्येक में 160 की वृद्धि कर देते हैं तो वो कितना हो जाता है? 25:41। बाद में हो जाता है 25:41। तो प्रत्येक में कमी या प्रत्येक में वृद्धि की स्थिति में अंतर को समान करते हैं, रेशियो का रूल है। तो 3 और 5 का अंतर 2 है, और यहाँ 25 और 41 का अंतर कितना है? 25 और 15 40 होता है, तो 15 1 16 मतलब 16 है। तो दोनों को अंतर को समान करेंगे, तो यहाँ 2 है यहाँ 16 है, तो 16 2 को 16 बना सकते हैं 8 से गुना करके। तो इसमें 8 से गुना किए हैं तो इसमें भी 8 से गुना करना होगा, इसमें भी, मतलब ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 40। तो देखिए 24 से 25 हो रहा है, मतलब 1 यूनिट की वृद्धि, 40 से 41 हो रहा है, मतलब 1 यूनिट की वृद्धि। लेकिन आपके प्रश्न में दिया है 160 रुपये की वृद्धि, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू दिया है प्रश्न में 160 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है प्रश्न में कि वृद्धि से पहले ए और बी का मासिक वेतन कितना था, मतलब ये है पहले और ये है बाद, मतलब 160 रुपये की वृद्धि के पहले ए और बी का वेतन कितना था, यानी कि 24 यूनिट का वैल्यू निकालना है और 40 यूनिट का वैल्यू निकालना है। मतलब 24 गुना 24 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 1 यूनिट का 160 रुपया, तो 24 यूनिट का 24 गुना 160। उसी प्रकार से 40 यूनिट का कितना होगा? 40 गुना 160। तो हल कीजिए, 24 गुना 16 कर देंगे, मतलब 0 16 4 64 6 16 दूनी 32 6 38 3840 रुपया, और यहाँ पर से 6400 रुपया हो जाएगा। मतलब ये 3840 और 6400 ए और बी का वृद्धि से पहले वेतन था। ये ऑप्शन नंबर कितना है आपका? ए नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 70। कुछ क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी से देखिए। क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है 200 का 40%, सिंपल क्वेश्चन है। 200 का 40% प्लस 200 का 40% प्लस 150 का 30%, 150 का 30%। इसे मौखिक ही बनाइएगा। किसी संख्या का 10% कैसे निकालते हैं? जैसे यहाँ पर 500 है, 500 का 10% आपको निकालना है, तो 10% मतलब कितना होता है? 10/100। 10/100 मतलब 1/10 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, मतलब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, या अंतिम से एक अंक बाद दशमलव देते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो 10% निकालने के लिए अंतिम से एक अंक बाद दशमलव देते हैं। तो 200 का 10% 20 होगा,
यहाँ पर दशमलव देंगे तो 200 का 20%, 200 का 10% 20 होगा, 10% 20 है तो 40% कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कैलकुलेट कि 40/100 हुआ तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 40 दूनी 80 प्लस 150 का 10% कितना होगा 15, तो 30% कितना होगा 45, या 30/100 तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 80 45 कितना हो जाएगा 5 8 4 12 मतलब 125, जो कि ऑप्शन नंबर आपका है 125, ऑप्शन नंबर ये बी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आज का 71, क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। व्यास दिया है आपके प्रश्न में 42 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या होता है जो व्यास का आधा होता है मतलब 42/2 यानी कि 21 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 गुना आर कितना 21 गुना 21, इसे हल कीजिए तो 27 यानी कि 22 गुना क्या करेंगे 63, तो 22 66 के 6 बाकी 6 22 6 32 से 132 से 138, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा जिसका व्यास 42 सेंटीमीटर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है कि पानी से भरे बाल्टी का भार 36 केजी है। मतलब कोई बाल्टी है, जैसे हमने ये पढ़ा इस तरह से, ये कोई है जो बाल्टी है, इस बाल्टी का मतलब दिया गया है कि इसमें टोटल पानी है जो कितना है भरा हुआ है, तो कितना है 36 केजी भरा हुआ है, तो 36 केजी है। कोई बाल्टी में पानी है जो 36 केजी है। फिर आगे लिख रहा है कि यदि बाल्टी आधी भरी हो तो 21 किलोग्राम है। बाल्टी जब पूरा भरा हुआ है तो उसमें 36 केजी का पानी है, 36 केजी पानी इसमें अट सकता है। लेकिन जब उसी बाल्टी को आप आधा कर देंगे मतलब उसमें आधा पानी रहेगा, तो कितना दिया गया है आपके प्रश्न में, कितना दिया गया है 21 केजी पानी। अगर जो इसमें फुल भरा हुआ बाल्टी पूरा भरा हुआ है तो 36 केजी है, अब आधा ही भरा हुआ है मतलब इस प्रकार से तो 21 केजी, मतलब आधा भरा हुआ है तो 21 केजी है। तो देखिए टोटल 36 केजी, तो खाली कितना रहा, खाली रहा 36 में से 21 घटा लेंगे मतलब कितना, खाली टोटल रहा 15 केजी, खाली भाग कितना रहा 15 केजी, खाली भाग 15 केजी, मतलब बाल्टी जो खाली रहा 15 केजी का। तो आपसे पूछ रहा है, फिर देखिए ऐसे भी यहाँ पर हम बता सकते हैं खाली बाल्टी का भार कितना होगा, तो टोटल है जो कितना है, टोटल आपके प्रश्न में दिया गया है 36 केजी भार है पूरा बाल्टी का, आधा बाल्टी जो भरा है तो उसमें भार है 21 केजी, तो शेष जो बचा ये खाली कितना होगा 15 केजी, तो पूरा होना चाहिए कितना 36, मतलब 21 में से 15 घटाएंगे 21 माइनस 15, तो जो बाल्टी खाली है उसका भार कितना है, बाल्टी का भार आपको निकल कर चला आएगा कितना, बाल्टी का वजन 6 केजी। सिंपल क्वेश्चन है, पूरा बाल्टी भरा हुआ है तो 36 केजी का है, आधा बाल्टी हो गया है पानी तो उसका भार 21 केजी है। फिर वही पूछ रहा है कि तो बाल्टी का वजन कितना है, तो बाल्टी का वजन 6 केजी होगा। ये सिंपल क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन आ रहा है। अब देखिए 3 क्वेश्चन मात्र आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 ध्यान से देखिए, 2 अंक तीसरे अंक से क्रमशः 20% और 60% अधिक है, तो पहले अंक दूसरे अंक से क्या प्रतिशत रहा होगा। 3 अंक है, मानिए तीसरा अंक ये है, दूसरा अंक ये है और पहला अंक ये है। बोल रहा है कि तीसरा अंक से क्रमशः 20% और 60% अधिक है, मतलब ये 20% अधिक है और पहला 20% अधिक है और दूसरा कितना 60% अधिक है। तो तीसरा को हम 100 मानते हैं तो दूसरा 160 हो जाएगा और पहला 120 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है पहला और दूसरा का अनुपात, मतलब पहला और दूसरा का प्रतिशत कितना है, पहला है जो दूसरा का कितना परसेंट है, यानी कि आप रेशियो भी निकाल सकते हैं। पहले 1 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, फिर ये कितना हो जाएगा 6 8 और ये कितना हो जाएगा 5। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि पहले अंक का दूसरे अंक से क्या प्रतिशत है, पहले अंक का दूसरे अंक से मतलब 6/8 गुना 100, तो ये 3/4 होगा, 3/4 ये 25 चौके 100 मतलब कितना 75%, पहले अंक का दूसरे अंक से 75% है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 बोल रहा है 10 व्यक्ति 10 दिन में 10 काम करते हैं, तो काम को नीचे लिखते हैं, 10 व्यक्ति 10 दिन में 10 काम करते हैं, काम को नीचे लिखते हैं। उसी प्रकार से पूछ रहा है कि एक व्यक्ति एक दिन में कितने काम करेंगे, एक व्यक्ति एक दिन में कितने काम करेंगे, मान लीजिए x काम करेंगे, तो इसे हल कीजिए, जैसे भी हम कर सकते हैं 10 गुना 10, नहीं प्रश्न है 10 व्यक्ति 10 दिन में 10 काम करते हैं, तो एक व्यक्ति एक काम कितने दिन में करेंगे, एक व्यक्ति
एक काम कितने दिन में करेंगे, मतलब यहाँ पर डी मान लेते हैं। तो देखिए 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा, तो डी पर का मान कितना चला गया 10। ये सिंपल क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, आज का लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कोई धन 2 वर्ष में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 रुपये हो जाती है, तो मूलधन कितना था। तो 2 वर्ष के लिए आपको पता है ना, 2 वर्ष के लिए सीआई कैसे निकालते हैं, 2 वर्ष का सीआई निकालने के लिए आपको r प्लस r गुना r बटा 100 इस तरीका का यूज कर सकते हैं। इतना परसेंट होता है, जैसे r के जगह पर दिया गया है आपके प्रश्न में कितना 10%, तो 10 प्लस 10 गुना 10 बटा 100, तो ये कितना हो जाएगा 10 10 20 और 1 21%। मतलब 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 10% की दर से 2 वर्ष का सीआई, 2 वर्ष का सीआई कितना हो जाएगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 21%, ये आपको पता होगा। तो 21% है सीआई, तो अमाउंट मतलब मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन 100 प्लस होता है, तो अमाउंट मतलब आप इसे मिश्रधन बोल सकते हैं। तो मिश्रधन कितना होगा 100% और प्लस 21%, मतलब कितना हो जाएगा 121%। मिश्रधन कितना हो जाएगा 121%। तो आपके प्रश्न में दिया है मिश्रधन हो जाता है 1331 रुपया, यानी कि 121% का वैल्यू कितना दिया है 1331 रुपया। तो 1% का वैल्यू कितना होगा 1331 बटा 121। मूलधन आपसे पूछ रहा है, मूलधन का मतलब कितना होता है 100%, तो 100% का वैल्यू कितना होगा 1331 बटा 121 गुना 100, तो 121 से 1331 11 बार में कैंसिल हो जाएगा, 11 गुना 100, तो 1100 रुपया आपका हो जाएगा मूलधन। ये तो बेसिक हुआ। शॉर्टकट इसे कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 75 का शॉर्टकट अप्रोच देख लीजिए। शॉर्टकट कैसे करते हैं, जो देखिए आपको निकालना है मूलधन, प्रश्न में दिया गया है 1331 रुपया मिश्रधन, यहाँ मिश्रधन 21%, तो ब्याज आप निकाल सकते हैं सीआई, तो ब्याज है 21%, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 121। तो प्रश्न में जो दिया रहता है उसे में लिखते हैं और रेशियो वाला नीचे लिखते हैं। मूलधन निकालना है तो मूलधन 100 होता है, ये 1100। आप इस प्रकार से शॉर्टकट तरीका से भी निकाल सकते हैं, यही इसका शॉर्टकट है, इतना लास्ट वाला। तो हम लोग मैथ सेक्शन का पूरा सॉल्यूशन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 75 तक था 18 फरवरी 2011 का, मतलब क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 75 तक हमने कवर करा दिया। मैथ सेक्शन का कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है। रीजनिंग का भी आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मिल जाएगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को जितना हो सके अगर आपको यूजफुल लगे तो शेयर करें।